नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं पेपर 1 का जितना भी पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ज्यादा मतलब हम लोग क्या करेंगे ना कि 2023 में जो पेपर हुए हैं, जो अभी हाल में पेपर हुए हैं, उनको भी कंसिडर करेंगे, 23 का भी ऐसे करके चलेंगे। प्रीवियस ईयर 24, 23, 22 ऐसे करके, बिकॉज एग्जामिनेशन एकदम सामने है। यूजीसी नेट का आपका पेपर 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट इलाहाबाद का एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर के मिड में पड़ेगा। और सेट एग्जामिनेशन जो वेस्ट बंगाल का सेट एग्जामिनेशन है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और एमएच का भी जारी हो चुका है। तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं सेट एग्जामिनेशन के भी। तो मैं ये एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ जो पेपर 1 के लिए होगी, जर्नल पेपर के लिए होगी। इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको आने ही चाहिए, जिसको एकदम मिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसके साथ साथ में मैं कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊंगी जो शॉर्ट्स होंगे और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको क्लियर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following digital initiative provide database or profile of scientist, researcher and other faculty members working at leading academic institution and R&D organization? ये आपका जो अभी 24th ये जून में जो पेपर हुआ था ना आपका, जून जुलाई में जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, 2024 का ही अभी रिसेंट का पेपर की बात कर रही हूँ ना। वो पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसी की शुरुआत कर रही हूँ। तो रीसेंट पेपर 2024 में ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर जो होते हैं हमारे इंडिया के, उनका जो इंफॉर्मेशन होता है, उनका जो डाटाबेस होता है, प्रोफाइल होता है, वो इनमें से कहाँ पर स्टोर किया जाता है। क्या वो स्वयं प्रभा में स्टोर होता है, हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में, या ई विद्वान से, या फिर नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी यानी नैट से, और ई शोध सिंधु से। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई विद्वान। ठीक है, याद रखिएगा ई विद्वान इसका आंसर होगा। विद्वान का मतलब ये होता है कि बहुत जो विद्वान होते हैं, एक्सेस पढ़े लिखे, जो तो हमारे प्रोफेसर, रिसर्चर, स्कॉलर्स सब विद्वानों में ही तो शोभित किए जाएंगे ना, तो इसीलिए ई विद्वान इसका आंसर होगा। बाकी के जो टॉपिक है चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वयं प्रभा, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अप्रोक्स 34 चैनल जो हैं इसके आते हैं। ये है क्या, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो अलग अलग इससे भी रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो स्वयं प्रभा से जुड़ी है, जैसे 34 चैनल है, अलग अलग चैनल सीईसी, एनपीटीईएल, आईआईटी और एनआईओएस इनसे कनेक्टेड होते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपके पेपर्स में आई गई है। तो सीईसी का फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, एनपीटीईएल का है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, आईआईटी का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनआईओएस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे ई विद्वान की, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। ई विद्वान एक डिजिटली डिपोजिटरी है। ठीक है, इंडियन स्कॉलर्स के लिए, आपकी जो हमारे जितने भी इंडियन स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर डिपॉजिट मिलेगी। It provide information about their qualification, their research interest, publication, and affiliations also. So this platform help in identify expert in various field. तो यही हमारा आंसर था। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है ये भी समझ लीजिए, ये डिजिटल लॉकर है। ठीक है, आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इसमें सेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ये सर्टिफिकेट मिस हो गया या चोरी हो गया या खो गया। तो क्या होता है, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, वो नेट यानी इस तरह के लॉकर में आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये इंश्योर करेगा आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। ई शोध सिंधु क्या है, ये एक ऐसा कंसोर्टियम है जो प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। आप कोई शोध करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे जर्नल्स, बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ई बुक्स, डाटाबेस, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है ई शोध सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र, शोध का मतलब होता है रिसर्च। तो जो आपका ई वर्जन है, यानी कि आप ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पा सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे जो रिसर्च होती है, रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये भी आपका रिसेंट पेपर में था, ठीक है। आपको वो सारे पेपर्स का बहुत सारा वीडियोस बन चुका होगा, आप उसमें क्वेश्चंस आराम से देख सकते हैं कि उसी में था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अप्रोच है जो रियलिटी सजेस्ट करती है। मतलब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई नॉलेज आप अपनी लेना चाह रहे हैं आपके एक्सपीरियंस से और आपके सेंसेस से, तो थोड़ा कीवर्ड को आप पकड़ा करो, ठीक है। सेंसेस की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो कैसे हो सकती है। अब जब आप एक्सपीरियंस से बात करते हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इथनोग्राफी से, इससे कंफ्यूज मत होना। सेंसेस की बात हो रही है तो एम्पेरिसिज्म इसका आंसर होगा। एम्पेरिकल जो रिसर्च होती है दैट इज कनेक्टेड टू योर सेंसेस, ठीक है। इसको और क्लियरली समझने के लिए मैंने इसका भी डिटेल में आपको बताया है कि ये सारी चीजें है क्या। कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है। पीपल एक्टिवली क्रिएट मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड। यानी कंस्ट्रक्शन, आपका माइंड जो है खुद जो है वो इंटरेक्ट करके कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है। एक्टिवली वहां पर अपना क्रिएट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आपके अपने इंटरेक्शन से, तो दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्शनिज्म। देन इथनोग्राफी। इथनोग्राफी कल्चर की बात हो रही हो, जब आप किसी कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसी द्वीप में किसी ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं पर्सनली वहां विजिट करती हूँ और उनके बारे में उनके बीच में रहकर समझती हूँ, तो दैट कम्स अंडर इथनोग्राफी, ठीक है। एम्पिरिसिज्म, नॉलेज कम्स प्राइमरली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। जो आप सेंस करके समझते हैं, जो आप फील करके समझते हैं, जो ऑब्जर्व करके समझते हैं, वो आपका एम्पेरिकल रिसर्च में आता है। ऑपरेशनलिज्म, तो जब आप कॉन्सेप्ट जो मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो आपका ऑपरेशनलिज्म में आता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ आपको। साथ साथ में सारा डिटेल में आपको बताती चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेमोरी से। मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेमोरी पे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको जो साथ साथ में डिटेल बता रही हूँ ना, ये डिटेल आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी। और सिर्फ मतलब उतना ही पढ़ना अभी इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम वो टॉपिक को देखेंगे जो टॉपिक की बहुत पहले आते थे बट अब नहीं आ रहे। बट मेमोरी वाला क्वेश्चन एकदम नया है आपका लास्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि इसमें से इम्प्लिसिट यानी अनकॉन्शियस मेमोरी कौन कौन सी डिवीजन है। प्राइमिंग, एपिसोडिक मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। इसको करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मेमोरी दो टाइप की है। एक कॉन्शियस मेमोरी आपकी होती है, दूसरी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। कॉन्शियस मेमोरी यानी कि एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है, जो आपकी सचेत वाली चेतना है। उसमें सिमेंटिक मेमोरी होती है, जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, जो आपकी जनरल आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है। एपिसोडिक मेमोरी होती है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं कोई घटना को लेकर। तो ये दोनों किस में आएंगे, चेतन में आएंगे, चेतन मेमोरी में आएंगे, है ना। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमेशा आपको याद रह जाता है, तो ये कॉन्शियस मेमोरी में आता है। अनकॉन्शियस मेमोरी कौन सी होती है, जो प्रोसीजरल मेमोरी है, यानी आपकी आदत, हैबिट, स्किल्स जो है ये आपकी प्रोसीजरल है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस मेमोरी में आती है कि आप ऐसा करते ही करते आपकी आदत हो चुकी है, तो इसके लिए आपको ये आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी है। प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। enhanced ability to process information due to previous exposure। आपके साथ पहले ऐसा हुआ था तो आपको वो चीज जो है आपके माइंड में ऐसी हो चुकी है, बैठी हुई है, तो ये किस में आएगी, प्राइमिंग में आएगी, अनकॉन्शियस में चली जाएगी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, एसोसिएटिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अ मीनिंगफुल वन। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पावलोव के हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये किससे एसोसिएट करती है, आपका न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। तो इसका मीनिंगफुल वन मतलब ऐसा होना ही होना है, ये से कनेक्टेड वाली बात है। तो आपकी दो जो इंपॉर्टेंट मेमोरी है, कॉन्शियस मेमोरी और अनकॉन्शियस मेमोरी। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यानी प्राइमिंग आपकी अनकॉन्शियस में आएगा, अभी हमने देख ही लिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा और आपका प्रोसीजरल मेमोरी आएगा।
आपका एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक आपका कॉन्शियस मेमोरी में जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being in the sample, the research involves। अब यहाँ पर सैम्पलिंग देखो, रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस सैम्पलिंग का, ठीक है। जब पेपर नजदीक हो ना तो हमें सिर्फ ज्यादा जो फोकस है वो हमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू में करना चाहिए। तो मैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी क्लासेस आपको नहीं दूंगी अब, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उसके लिए शॉर्ट्स जरूर आपको मैं दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपकी कॉन्शियस मेमोरी में रह जाते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर में आपका बहुत सारी चीजें आती है, कितने तरह की कोटा सैम्पलिंग है, जजमेंटल है, कन्वीनियंस है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पूछा गया है कि आपका जो पॉपुलेशन से ना इक्वल चांस हम ले सके। अब होता क्या है, मैं एक रिसर्च कर रही हूँ किसी टॉपिक पे, तो वहां पे जितने लोग हैं सब पर तो संभव नहीं है रिसर्च करना, तो मैं पर्टिकुलर किसी भी एरिया से थोड़ा सा एक डेटा कलेक्ट करूंगी, वहां से एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ सैंपल फाइनलाइज करूंगी कि यहाँ से इतने लोगों का डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, इन पे हम रिसर्च करते हैं, तो वो पूरा कवर कर लेगा। तो हम इसमें से कौन सा जो सैंपलिंग है यूज कर सकते हैं? क्या कोटा सैंपलिंग होगा, जजमेंटल होगा, प्रोबेबिलिटी होगा या कन्वीनियंस होगा? अब देखो, अगर आपको सैंपलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन वर्ड्स टू वर्ड समझिए ना, इतना तो लॉजिक आपका हो गया है। कोटा का मतलब होता है कि एक निश्चित तौर पे कि हाँ भाई इतने % लोगों का कोटा है, तो वो तो रैंडम में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ रैंडम की बात हो रही है कि किसी को भी चुना जाए। अगर हम एक ग्रुप में से, मान लो 100 लोग के ग्रुप में से किसी को भी चुनकर हम रिसर्च करेंगे तो वो ऑथेंटिक होगी। लेकिन अगर मैं कोटा सिलेक्ट करूंगी कि अच्छा इसी में से ये जो 10 लोग हैं ना बस इसी को सिलेक्ट करते हैं, तो वो एकदम मतलब सही रिसर्च कैसे हो पाएगी? तो कोटा आंसर नहीं है। जजमेंटल तो शब्दों से ही समझिए कि मैंने किसी चीज को कंफर्म किया कि हाँ ये जो है ना ये बंदा ऐसे ही करेगा, तो मैं जजमेंटल हो गई, तो ये सैंपलिंग भी मेरी करेक्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब शायद ऐसा हो, चलो देखते हैं ये सही है कि नहीं, तो ये वाला जो हो सकता है ये आपका इक्वल चांस आएगा, ठीक है, कि सभी को इक्वली अधिकार मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और कन्वीनियंस नहीं हो सकता। कन्वीनियंस का मतलब होता है आप अपनी सुविधा अनुसार किसी को चुन लो और उस पर रिसर्च कर लो, तो डेटा सुविधा अनुसार कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका भी डिटेल दे दिया है कि कोटा सैंपलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है। 2 तरह की सैंपलिंग होती है, एक प्रोबेबल होता है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, आता ही आता है, सिर्फ इतना अच्छे से समझना है कि कौन कौन सा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबल में आएगा, कौन कौन सा प्रोबेबल में आएगा। एक टेबल बना लो और डाल दो उसमें, एक एक करके समझ जाओगे। कोटा सैंपलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन दीज कोटास until the target number is reached, ठीक है। जजमेंटल सैंपलिंग को हम पर्पसिव भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, पर्पसिव भी कहते हैं, ठीक है। और द रिसर्चर सिलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये मेरा जजमेंटल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आएगा जहां पर जो पॉपुलेशन है उनमें से मैं कोई भी इंसान को सिलेक्ट कर सकती हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ बायसनेस नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यहाँ से की जा सकती है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड मोर रिगरस एंड अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगी अगेन, एंड सैंपलिंग मेथड विच वर पार्टिसिपेंट्स वर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू द रिसर्च, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एब्रीविएशन से रिलेट करता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन सब की एब्रीविएशन आपको आनी चाहिए, ET.L, Anti.CF, IBIT, ठीक है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्ट करके सबको लिख लेना है क्योंकि इनका बार बार आता है क्वेश्चन। एक एक करके टिक करते जाइए। ET.L हो गया एंड अदर्स। अब यहाँ पर एब्रीविएशन जो होते हैं, ये एब्रीविएशन आपके रिसर्च टाइम पे आप यूज करते हैं। कोई रिसर्च लिख रहे हैं, बहुत लंबा पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आप रिपीटिव आपको लिखने पड़ते हैं, तो क्या करते हैं
हम शॉर्ट एब्रीविएशन का यूज करते हैं। तो इसकी सबकी फुल फॉर्म, आप चारों की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ET.L इसका मतलब हो जाएगा एंड अदर्स। ANTE इसका मतलब हो जाएगा बिफोर, ठीक है, इसका मतलब बिफोर इन फ्रंट ऑफ, आप इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हैं। CF कंपेयर के लिए यूज होता है और IPID इन द सेम प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एब्रीविएशंस हैं जो आपके पेपर्स में आती है। अब ये एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। Which of the following is the national coordinator of Swayam courses for non-technical post graduation education? अब देखो स्वयं कोर्स जो है मूक लेवल पर जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो स्वयं कोर्सेज जो है वो नॉन टेक्निकल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो करवाता है, इनमें से कौन करवा रहा है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन फॉर नॉन टेक्निकल की बात हो रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा UGC, ठीक है, क्लियर। यूनाइटेड ग्रांट कमीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव पूछा गया है। शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि और फोसी, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको ये चारों का समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको शोध सिंधु समझ में आना, शोध ज्ञान, ई विद्वान, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, ये सब भी जो डिजिटल इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको क्लियर करके बताना जरूरी है। ये चारों के बारे में भी डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिएगा ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि ऑप्शंस आ गए थे कि 1 और 2, 1, 2, 3 या ऑल, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। मैं इसमें आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। शोध सिंधु जो है वो आपका डिजिटल लाइब्रेरी की तरह हो गया, ठीक है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ई बुक्स मिल सकती है जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है। शोध गंगोत्री, शोध का मतलब रिसर्च है, तो रिसर्च से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। शोध गंगोत्री आपका जो है प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग का। शोध शुद्धि है, दिस कुड बी अ टूल और प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च डेटा। एंड फॉसी इज लाइकली एन एक्रोनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो सकता है रिपीट आए, ठीक है। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है, which promote the use of free and open source software in education. So all these are really important, guys. Don't forget to make notes for these for all of, ठीक है। तो किसी पे भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब जो प्रोसेस है आपका, जो पैटर्न है, स्टेजेस है, अगर आपको ध्यान हो, रिसर्च में हमेशा क्या होता है, स्टेप्स पूछा जाता है कि पहला स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप कौन सा, ऐसे आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। बट देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। तो डिडक्टिव हमारी जो रिसर्च होती है, इंडक्टिव रिसर्च होती है, दो टाइप्स का होता है। तो यहाँ पूछा गया अगर डिडक्टिव होगा तो, ठीक है, वर्ड को समझने की कोशिश करना है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अब यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास 4 ही यहाँ ऑप्शन दिए, वैसे तो स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं, कि सबसे पहले आप क्या करते हो, फॉर्मुलेट करते हो कि क्या प्रॉब्लम है ना, आप पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हो। बट यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ रिवीजन ऑफ थ्योरी दिया है, हाइपोथेसिस कंफर्म करने के लिए दिया गया है, फाइंडिंग्स है एंड डाटा कलेक्शन। अब ये चारों में से सबसे पहले क्या आएगा, अगर इन चारों की तरफ से देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद अगर मैंने प्रॉब्लम सर्च कर लिया कि अच्छा मुझे इस पे रिसर्च करनी है, तो उससे जुड़ा हुआ क्या देखेंगे हम, उससे जुड़ा हुआ डाटा कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हो गया स्टेप डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद जब मैंने डाटा कलेक्ट किया है तो मेरे को क्या करना होगा, अब मुझे उसकी फाइंडिंग्स करनी होगी, ढूंढना होगा, ठीक है। मैंने ढूंढ लिया जो टूल्स के थ्रू कि क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। अब मैं अपनी एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी, ठीक है, कि जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ क्या वो सही है क्या नहीं है,
क्या ऐसा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी, उसके बाद नंबर 4 पे मैं अपनी थ्योरी को रिवाइज करूंगी, ठीक है, रिवीजन ऑफ द थ्योरी। तो ये स्टेप्स मेरे रहने वाले, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपका आएगा 1 2 3 4, तो कैसे कैसे होगा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर आपका दे दिया गया 4 3 2 1, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं बहुत जल्दी आपके साथ और भी क्वेश्चन इसके शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ में मैं पेपर 2 में हिस्ट्री का भी आपके साथ में जो क्वेश्चन आंसर है वो शेयर करूंगी, और आर्कियोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्लास विद मोर एमसीक्यूज और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।